नमस्कार, का हाल चाल बा। हम बानी अभिनंदन राजतोष। गांव और शहर को हम कितना मिस करते हैं जब हम दूर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम ऑप्शन लेके आपके सामने हाजिर होते हैं हर रोज़। और यही कारण है कि हम और आप जब जुड़ते हैं तो चालू होता है पूर्वांचल एक्सप्रेस। सबसे पहले बात करेंगे एक भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार भी ऐसा कि आप भी दंग रह जाएंगे। बस्ती में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। घोटालेबाजों ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाने वाले वजीफों तक को नहीं छोड़ा है, यानी स्कॉलरशिप में भी घपला, और 83 लाख रुपए का गोलमाल कर डाला। एक जांच में सामने आया है कि 11 स्कूलों ने फर्जी तरीके से समाज कल्याण विभाग से साल 2010 से 2014 में 83 लाख रुपए का गबन किया है, यानी डकार दिया। जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं, जिससे पता चला है कि कागजों पर चलने वाले 11 स्कूलों ने फर्जी छात्रों की संख्या दिखाकर घोटाले को अंजाम दे दिया। घोटाला सामने आने के बाद समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग अधिकारी समेत आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि वजीफे में गोलमाल होने की शिकायत के बाद बस्ती जिले के जो जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक जांच की जो टीम होती है उसका गठन कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा घपला सामने आया। यानी जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको एक संस्कार दिया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है ताकि वो आने वाले दिनों में इस देश का भविष्य बने। लेकिन जब उनके नाम पर इतना बड़ा घपला हो जाएगा तो समझा जा सकता है कि जो एक सरकारी तंत्र है या पूरा जो प्रशासन है, उसके अंदर लालच ने किस कदर घर बना लिया है। पार्टी सरकार बनी है और तभी से ये जो स्कॉलरशिप का सवाल है, ये सब को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। खासकर सरकार एक जाति विशेष के खिलाफ पूरे प्रदेश में जो अभियान छिड़े हुए हैं, और उससे जो गरीब है इस प्रदेश के, दलित हैं, उनके खिलाफ इस प्रदेश की सरकार की जो नीतियां हैं, उसी का जीता जागता उदाहरण है ये बस्ती का स्कॉलरशिप घोटाला। सरकारी धन, सरकारी योजनाएं और गरीबों की जो हक है, जो गरीबों का हक है, जो मारा जा रहा है, जिस पर ये डाका डालने का काम माफिया कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे सारे लोग दंड के पात्र हैं। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बताइए, इस देश में जहां एक से एक प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं, उनको स्कूल से जो शिक्षा मिलती है, कॉलेजों से जो शिक्षा मिलती है, लेकिन अगर हम बस्ती की बात करें तो ये देखिए कितना बड़ा घोटाला सामने आया है कि बच्चों का जो वजीफ़ा होता है, जो स्कॉलरशिप के जो पैसे होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं से बुरी नज़र लग गई। और यही कारण है कि ये जो घोटाला सामने आया है, तो कहा जा सकता है कि 11 स्कूलों ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है, और कागज़ पर कहीं ना कहीं से ये घपला सामने आया है। ये तो अच्छा हुआ कि और जाहिर है कि जब इस तरह की घटना सामने आती है तो जो एक शिक्षा से जुड़ा हुआ जो एक संस्कार होता है, जो संस्था होती है, उसके ऊपर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। और इस बारे में हमारे साथ ताज़ा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ेंगे बस्ती से, राघवेंद्र सिंह। राघवेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, और अजीबोगरीब स्थिति है कि बच्चों के नाम पर भी लोग घोटाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सर, जब से यूपी में सरकार बनी है सपा की, उसमें आए दिन एक न एक घोटाले सामने आते रहते हैं। 2013-14 में एक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था, जिसमें 83 लाख रुपए का गोलमाल किया गया है। 2010 से 2014 तक 83 लाख रुपए का गबन किया है। कुछ विद्यालय इसमें ऐसे हैं जो इसमें धरती पर है ही नहीं। उसको कारण दिखा दिए हैं कि विद्यालय यहाँ चल रहा है, और मौके पर जाने के बाद पता चलता है यहाँ कोई विद्यालय नहीं है। ये लोग मिल बांट के तत्कालीन स्कूल और स्कूल प्रबंधक, समाज कल्याण अधिकारी, शिक्षा अधिकारी समेत आधा दर्जन स्कूल प्रबंधक और प्राचार्य के खिलाफ डीएम बस्ती ने मुकदमा दर्ज कराया था तत्कालीन। अच्छा, ठीक है राघवेंद्र जी, जब शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं ऐसा घोटाला कर सकते हैं, तो बाकी जो विभाग है, बाकी जो डिपार्टमेंट है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। और क्या,
यहाँ सर अगर एक आदमी घोटाला कर रहा है उसके पीछे पीछे सत्ता की हनक है। हाँ। क्योंकि सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं अधिकारी आते हैं, उसके बाद जबरदस्ती या कहिए गुंडई के बल पर जबरदस्ती ये लोग अधिकारियों से काम कराते हैं। अधिकारियों को 10% कमीशन देकर सारे पैसे निकलवा लेते हैं बच्चों के नाम पर, जो गरीब बच्चे छात्रवृत्ति से। लेकिन राघवेंद्र ये बताइए कि जिस तरह से जो घोटाले में 11 स्कूल मिलकर सामने उनके नाम आ रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए? बहुत बड़ी संख्या में ये गड़बड़झाला चल रहा है। और क्या सर, ये जान लीजिए सुनियोजित धन को बस्ती मंडल ही मान लीजिए, पूरे बस्ती मंडल का ही है, बस्ती जिला नहीं छोड़कर पूरे मंडल नहीं समझ लीजिए कि इसमें इतने गरीब बच्चों का ये लोग स्कूल प्रबंधक और अधिकारियों की मिली भगत से ही पैसा निकाला जाता है, जिसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते हैं, उसको पढ़ाई नहीं हो पाती है। स्कूल में जो भोजन पानी मिल रहा था वो भी सब पैसा ही खा जाते हैं अधिकारी और प्रिंसिपल मिलकर पैसे खा जाते हैं। और सरकार के खाते में दिखा रहे कि इतने विद्यालय हमारे पास खुले, इतना हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को लगाते हैं लाखों चुनाव लोग हर साल 83 लाख। अभी अच्छा। इससे पहले एक घोटाला हुआ था हाँ। उसी विद्यालय के खिलाफ, ठीक बोल रहे हैं। 25 लाख का भी जो घोटाला हुआ था, उसमें भी जिस विद्यालय का नाम इस समय आया है, जो जिसके खिलाफ मुकदमा वही अगले साल मैंने 2014 में ही 25 लाख रुपए का घोटाला किया था। अच्छा। मुस्लिम बच्चों के और ये गरीब बच्चों के खिलाफ उन्होंने दिखाया फर्जी तरीके से, उसके बाद इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। ठीक बोल बच्चों रहे का हैं। गमन कर लिया। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, अखिलेश सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो हैं, अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो क्या सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा या ऐसा ही चलता रहेगा ये गोरख धंधा? गोरख धंधा ये सरकार, अगर राज्य सरकार जब भी कुछ योजना लाती है, कहती है कि मैं फला काम कर रहा हूँ, मैं फला काम कर रहा हूँ, लेकिन इनके अफसर जो मंत्री विधायक हैं, इनकी मिली भगत से ही अफसर सरकार को ही चुना लगाने में जुटे रहते हैं कि अखिलेश वहाँ उसी का मतलब है, लेकिन सरकार को ही चुनौतियाँ बनाते हैं इनके मंत्री और अधिकारी। अरे बाप रे। इन्हीं लोगों की मिली भगत से घोटाले होते अच्छा। रहते हैं, हाँ हाँ। जो आए पेपर में दिखाया जाता है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा घपला सामने आया है और निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर सवाल है। इस तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस देश में जब भी हम उम्मीद करते हैं कि कोई बच्चा शिक्षित होकर इस देश को नया संवाद देगा, नई सोच देगा, नया भविष्य बनेगा, ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने, तो समझा जा सकता है कि प्रशासन में कितने गलत लोग फिट बैठे हुए हैं और उनको आउट करना जरूरी हो गया है। सलमान खान की फिल्म दबंग तो आपको याद होगी, उसमें तो खैर फिल्मी ड्रामा था, लेकिन अब बात करेंगे एक ऐसे दबंग की जिसके बारे में आपको सुनकर अजीबोगरीब लगेगा। दबंगों की ऐसी दबंगई कि कानून भी उसके आगे बेबस और बौना नजर आए। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र में, जहां दर्जनों परिवार अपने ही घर में नजरबंद हो गए हैं। इलाके में एक हिस्ट्री शीटर दबंग ने बीच रास्ते में ही दीवार खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनके निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि इलाके में रहने वाले पारस यादव ने सार्वजनिक रास्ते पर दीवार इसलिए खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें घर के सामने से जो लोग गुजरते थे उनको पसंद नहीं था। पीड़ित निवासियों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें थाने से ही खदेड़ दिया। फिलहाल पीड़ितों को जिलाधिकारी ने कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दे दिया है। के आते हैं वो हिस्ट्री सीटर है, क्रियाशील अपराधी है पारस यादव। उसमें थाने में उसका क्रियाशील अपराधी में उसमें मेंबर लिखा हुआ है। और दबंग किस पर का है, वो रास्ता 1 हफ्ता हो गया रास्ता बंद किया है और कहता है कि मिलते हैं तो गोली मार देंगे, जहाँ भी मिलोगे गोली मार देंगे हम। और सब बहुत परेशान है, हम लोग छुपा छुपा घूम रहे हैं इधर उधर। कहता है देखेंगे तो हाथ गोड़ तोड़ दो, मार दो गोली। इसको संज्ञान में लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इसमें टीम गठित करके स्थलीय सत्यापन करा लिया जाए। और यदि लेकिन इसमें जो जानकारी आई है प्रथम दृष्टया, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जो निश्चय ही जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो समझे बुझे कैसे कैसे दबंग होते हैं यूपी में, बच के रहिएगा। कोई बात नहीं, जौनपुर चलते हैं। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में भारी बारिश के चलते पक्की दीवार गिरने से एक किशोर की मौत हो गई।
मृतक रोहित अपनी नानी के घर आया था। बारिश से बचने के लिए रोहित दीवार की आड़ लेकर बेचारा खड़ा था। कितने में ही दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, जिसके बाद रोहित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। समझा जा सकता है कि वाकई उस घर में किस तरह का माहौल होगा। बच्चा घर से सामान लेने के लिए रोड पे आ रहा था, पानी बरस रहा था और अचानक दीवार गिरी, उसमें दब गया। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल ले गए और वहाँ एक्सपायर कर दिए। पानी गिर रहा था, दीवार के नीचे गिर गया। अब कैसे गिरा, अब पुरानी दीवार थी, पुराना मकान है। चलिए एक खबर और भी लेते हैं जौनपुर से। जौनपुर में स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही सामने आई है वो अजीबोगरीब है। ये तब हुआ जब डीएम साहब ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षक किया। औचक निरीक्षण तो पाया कि वहां अस्पताल के कई कर्मचारी और डॉक्टर अस्पताल में थे ही नहीं, गायब थे सब के सब। इसके अलावा मरीजों को मिलने वाली जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो भी सुचारू नहीं थी। अस्पताल की बदहाली देखकर डीएम साहब ने जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। और अचानक जब डीएम साहब पहुंचे तो पता चला कि ना स्टाफ है ना डॉक्टर है। समझा जा सकता है कि यहाँ जो पेशेंट होंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और यही कारण है कि सबके ऊपर उन्होंने जुर्माना लगाने की बात की। कहा जा सकता है कि जब इस तरह की व्यवस्था होती है, जब पैसे मिलते हैं, सरकारी अस्पताल है, उसके बाद अगर आप अपनी ड्यूटी से सही ढंग से अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो समझा जाना चाहिए कि वाकई उनके मन में सेवा भाव की जगह मेवा भाव भर गया हो। यही कारण है कि लगातार एक जो लापरवाही होता है या फिर चाय पानी के नाम पर जो गायब हो जाते हैं ड्यूटी छोड़कर, ऐसे में ऐसे लोगों पर किस तरह से भरोसा किया जाए। और इमरजेंसी हो जाएगा तो बाप रे बाप, कौन इलाज करेगा उसका। जाहिर है डीएम साहब ने इस गंभीरता को समझा होगा और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। कल जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया। इसमें कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित पाए गए। ओपीडी के दौरान उनकी अनुपस्थिति का मैंने संज्ञान लिया है और उन पर कठोर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी यहाँ से शासन में भेज रहा हूँ। साथ ही कुछ अन्य कमियाँ पाई गई हैं, जैसे जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है, ये भी पाया गया कि उनको भोजन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है और व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए भी संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। अब बात करेंगे जेल और उसके ऊपर पड़ने वाले छापे की। मुजफ्फरनगर में जिला जेल पर जिला प्रशासन ने देर रात छापेमारी कर दी। छापेमारी के दौरान कई थानों की पुलिस समेत एसपी देहात और एडीएमई मौजूद रहे। पहली बार छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को शामिल नहीं किया गया। छापेमारी के दौरान जेल से आधा दर्जन मोबाइल और कई संदिग्ध चीजें बरामद की गई हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जेल के अंदर से एक बड़े कारोबारी की हत्या की साजिश रचने की आशंका जताई जा रही थी। वहीं यानी तैयारी चल रही थी कि उसको उड़ा देंगे। वहीं इससे पहले भी जेल के अंदर से कई बड़ी साजिश रचने की भी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जेल के अंदर से मोबाइल और संदिग्ध चीजें मिलने के बाद जेल प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भैया ये सब क्या चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ। जब इस तरह की घटना होगी तो जेल और घर में कहां अंतर रहा भला, सोच के देखिए आप ही। लेकिन चलता है सब। चलिए आगे। मुरादाबाद जिले में सभी बैंकों पर पुलिस बल ने सुरक्षा के इंतजाम की जांच के लिए छापे मारे और बैंकों में लगे सभी सुरक्षा संबंधी उपकरणों की जांच की, पड़ताल की। पुलिस की यह छापेमारी जिले के दर्जन भर बैंकों में की गई। किसी भी बैंक में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं पाए गए, जिसे पूरा करने के लिए सभी बैंकों को निर्देशित किया गया, जिससे बैंकों में होने वाली सभी अप्रिय घटनाओं पर काबू पाया जा सके। यानी बैंकिया सुरक्षित रहेगा तो नोटवा जो होता है, आपका जो पैसा होता है, उसको किस तरह से आप भरोसा कर सकते हैं कि रहेगा कि नहीं, अगर कोई लूट ले गया तो। अपने क्षेत्रों में बैंकों की चेकिंग की। मैंने एसएचओ कटघर को लेके लाजपत नगर, कटघर और ये अपना कल सहित के सारे बैंकों में चेकिंग कराया है। वहाँ का प्रॉपर सिस्टम देखा है, उसमें कोई खामियां हैं तो साथ साथ खामियां बताई गई हैं। बट मैक्सिमम बैंकों में जो फॉर्मेलिटीज़ हमने पिछले टाइम में बताई थी
जैसे चेन लगाने का है, मेन गेट पे चेन होना चाहिए, सीसीटीवी फंक्शनिंग होना चाहिए, सायरन काम करना चाहिए, गार्ड की व्यवस्था होना चाहिए। जब बैंक में सुरक्षा नहीं है तो हमको क्या लग रहा है मालूम है कि कहीं पब्लिक जो पैसा जमा करती है बैंक में कहीं हो जाके सुरक्षा ना लग जाए। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए और देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस। खबरों की परख। हूं सैयदन जैदी और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज। जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयदन जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण। लेमन चैनल पे पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए मेरी हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। हाय, मैं लुक लाइक सचिन तेंदुलकर। 11 न्यूज़ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस को मैं शुभकामनाएं देता हूं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत बा। बढ़ता नहीं आगे। सपा सरकार में मंत्री रियासत राणा के बेटे पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव जहानापुर की एक नाबालिग लड़की ने सपा सरकार में मंत्री रियासत राणा के बेटे पर शादी का झांसा देकर कई महीने तक बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि मंत्री जी के बेटा समरयाब उसे शादी का झांसा देकर 8 महीने तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो उसके जो बच्चे थे, उसके जो गर्भ में बच्चा था उसको गर्भ में ही मरवा दिया। वहीं पीड़ितों ने शिकायत देने से पहले सपा सरकार में मंत्री अपने बेटे की इस हरकत के बाद एसपी से मिले, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी शायद। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी हो जाने तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, यानी मामला टाएं टाएं फिस। जांच के बाद क्या मुझे घर तक ला के ले गई, कहा मेरे भाई से शादी कराना। फिर वो ले गए मुझे, फिर रोज अपने गुरु ले गए रोज। फिर के नाम लिख रहा है, वो के नाम लिख रहा है, फिर मुझे अपना गुरु ले गए। फिर मैं मेरे तो क्या के नाम लिख रहा है, मेरे भाई के लिए शादी कराना, अपने घर से वालों से नहीं बताना कहीं भी। फिर के नाम लिख रहा है, फिर मैं अपना घर हो गई। फिर मुझे अपने अम्मी से बताया, फिर मेरे अम्मी ने बेरन लगा सही। फिर वो हट के फिर मुझे ले गए घर से। फिर उसकी अम्मी ने मेरे से दवा दी, फिर वो बच्चा मर गया। नहीं, उसकी जांच करवाई जा, जांच करवाओ उसकी। जो आदमी काम कर रहा, जो गलत है वो गलत का गलत
लगे पता उसका जो सही है, सही का सही लगे पता। आरोप खाली रखने से नहीं काम चलता, झूठ बोलने से नहीं काम चलने का। अगर दोषी पाया जाता है तो क्या फिर आप उसको हम सीधा उसे जेल भेजेंगे, हम जेल मत देगा हमारे। तहरीर आई है और उसको जांच हेतु भेजा गया है और इसमें जो भी स्पष्ट तथ्य पाए जाएंगे तो तुरंत अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर इसमें रियासत राणा जी जो मंत्री है सपा के, उनके बेटे का भी नाम आ रहा है, क्या कुछ? देखिए मैंने जैसा आपसे कहा है कि कुछ तथ्य एक युवती के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और जिस प्रकार के जांच के उपरांत जो भी उसमें वास्तविकता निकल कर आएगी उसी के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। जब तक इसमें जांच संपन्न नहीं हो जाती है तब तक इसमें कुछ भी कह पाना। तो मंत्री जी के बेटे पर आरोप लगा है कि उसने एक नाबालिग लड़की को गर्भवती कर दिया, लेकिन जब शादी की बात आई तो उसने एबॉर्शन करवा दिया। शाहनवाज राणा जो हमारे संवाददाता हैं शामली से, इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। शाहनवाज, क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है, क्या कहेंगे आप? घटना कैराना कोतवाली क्षेत्र के जहानपुरा गांव की है, जहां एक नाबालिग लड़की ने सपा सरकार में मंत्री रियासत राणा के बेटे शहरियाब पर रेप करने का आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि शहरियाब युवती को झांसा देकर, शादी का झांसा देकर लगभग 8 महीने तक रेप करता रहा। जब युवती प्रेग्नेंट हो गई, शहरियाब से शादी की बात की तो शहरियाब मुकर गया। अब युवती इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। युवती आज एसपी शामली विजय भूषण से मिली थी, एप्लीकेशन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जी आशुतोष, अगर हम बहुत ही संक्षेप में जानना चाहें कि वाकई इसका क्या क्लाइमेक्स होगा, क्या लड़की को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि मंत्री जी का बेटा है, मंत्री जी का बेटा है। तो आपको बता दूं, पुलिस फिलहाल दबाव में पूरी तरह दिख रही है क्योंकि मंत्री जी का बेटा है और सपा सरकार में फिलहाल है। पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है, लेकिन लगता नहीं कि ये जांच, पुलिस की जो जांच है वो पूरी हो पाएगी, क्योंकि आज तक हम देखते आए हैं रेप का कोई भी मामला हो, कोई भी आरोप। ठीक बात बोल रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जब सैयां है कोतवाल तो डर काहे का। यही कारण है कि लगातार जो नाबालिग लड़की है उसकी जो तकलीफ है वो सबके सामने आई है, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। फिलहाल हम शामली से जुड़े शाहनवाज राणा का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी अपडेट दिया उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वाकई कितना गंभीर मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से ही मुजफ्फरनगर में अमन कायम करने के लिए पहल होती रही है अपने अपने तरीके से। इसी कड़ी में राष्ट्रीय किसान मजदूर यूनियन की ओर से शहर में अमन कायम रखने के लिए एक टाउन हॉल मैदान में कार्यक्रम रखा गया, जहां भारी संख्या में अमन पसंद लोग जुटे और शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की, ताकि कोई टेंशन ना हो और जो भी लफड़ा होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से पाबंदी लगे। सभा का बस एक मकसद था, वो किसान जिनके साथ सियासत की जाती रही अब उनके साथ सियासत ना हो। वो किसान जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, उसकी एकता की बात हो, अनेकता में एकता की बात हो। और मुझे लगता है सबने बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखा है। जो यहाँ से नफरत का पैगाम गया था 1.5-2 साल पहले पूरे देश में, जो ऐसा गंदा पैगाम गया था जिसने एक सरकार तक बना दी, वही मुजफ्फरनगर आज खड़ा हो गया है कि आज हम यहाँ से एक पैगाम और भेजना चाहते हैं। ये देना था स्वतंत्रता दिवस के दिन, पर 15 तारीख को अमला नहीं होता सरकारी, तो 17 हमने रखा। और पैगाम क्या है? मुजफ्फरनगर से मोहब्बत का पैगाम देश के नाम। झगड़ों से बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो गया है, मुजफ्फरनगर का पूरे देश का नुकसान हो गया है, हमारे हिंदू मुसलमानों का नुकसान हो गया है। इसलिए हम एकता के सम्मेलन के माध्यम से ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है, जहां नफरतों की आंधी चलती हो, ऐसे में मोहब्बत का पैगाम बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के कार्यक्रम से कहीं ना कहीं से जो सामाजिक तनाव होता है उसमें कमी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बागपत में दिन दहाड़े बदमाशों ने तांडव कर दिया। जी हां, कोतवाली बड़ौत क्षेत्र बावली गांव में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 1 दर्जन से भी ज्यादा बदमाशों ने गांव के एक मकान पर धावा बोल दिया और दनादन गोलियां बरसाई। अंधाधुंध तरीके से बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को निशाना बनाया और गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोहरे हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक भाइयों राजवीर और जय कुमार पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे।
हत्या के पीछे इनामी बदमाश अजीत उर्फ हप्पू का नाम सामने आ रहा है। के आसपास थाना बाग बहुत ही सूचना मिली थी कि ग्राम बावली में गोली चली है। उस पर पुलिस पहुंच करके जो है घायल अस्पताल पहुँचाया गया। 2 भाई हैं, उनको जो है उनके घेर में उनको गोली मारी गई है। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति और घायल है और कुछ लोगों के नाम नामजदगी की जा रही है और इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये दोनों भाई पहले 2010 में एक मुकदमे में जेल हत्या के मुकदमे में जेल जा चुके हैं और रोहिणी रंजिश का मामला है। 5 साल पहले एक घटना हुई थी, उस पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो बागपत में किस तरह से आपने देखा कि खबर जो आई है उसमें कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि क्या हम सुरक्षित नहीं हैं या फिर प्रशासन जो है क्या वो सचेत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जब घटनाएं आती हैं, अंधाधुंध गोलियां चलती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सरकार को वाकई गंभीर होना पड़ेगा ताकि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश का जो दर्जा मिला था वो फिर से एक बार हम महसूस कर सके। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में इतना ही। कैसा लगा आज का शो ज़रूर बताइएगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। चलते हैं, राम राम।